काम करो ना, मेरे हिसाब से फैन बंद ना कर दे बस। नहीं, और मैं आपको एक बात बोलूं, आप अगर तबीयत खराब है और वो है, ठीक है, बल्कि आपको आगे बैठना है क्योंकि आप एसी के पीछे हो। ठीक है, यहाँ पे आके बैठे पिटाई थोड़ा ना हो जाएगी आपकी। आगे बैठने में डरते क्यों? तो पिटाई पिटाई करते हैं। नहीं, फिर मतलब पढ़ाई नहीं करते आप? बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ जाता हूँ। आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला मैंने। गिरेगी आगे बैठे की शीशा दिख जाएगा। नहीं, पता है क्या है? अगर तबीयत पीछे ऐसी है, बल्कि आगे आ जाओ जिसको दिक्कत है, और एक चला देता हूँ, ये वाला बंद कर देता हूँ, एक साइड पे वाला। ये चलने दो ना। ठीक है, आइए। अगर फैन चलाना हो तो बता देना, मैंने बंद करा है, गर्मी लगे तो बता देना। क्या बच्चा? चलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन भी सभी बच्चे सुनना, और ना डेटा अच्छा आएगा, और ये आधा घंटा भी चलेगा, फिर आपके वो रेजिडेंशियल रूल खत्म हो जाएंगे। ठीक है? आपको याद है हम लोगों ने इंडिविजुअल की बात करी थी? एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है बच्चे, या फिर क्या होता है, नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशंस थी? दो, और दोनों के बीच में और। क्या आप मुझे कंडीशन नंबर ए बता सकते हैं? 182 days और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर कंडीशन नंबर बी थी बच्चे, 60 days और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर आउट ऑफ 4 previous year। बिल्कुल साहब, इमिडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट। आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस आता है ये वाली बात तो। और अगर कोई बंदे ने ना ए सेटिस्फाई करी, ना ही बी सेटिस्फाई करी, तो वो क्या बन जाता है? नॉन। ऐसा ही सीखा ना? पहले जो आपने सीखा है मैं वो लिख दूं, क्योंकि अपडेट होता जाएगा डेटा। फिर इसके बाद, हाँ वो भी छोड़ो, एक बार मैं टाइम भी दे दूंगा। हम मतलब जहां पे जो जगह छोड़ी हुई है ना आपने, वहां बना सकते हैं इसको, अभी मत बनाइएगा, ठीक है? काफी डिटेल्ड एनालिसिस जाने वाला। फिर आपको याद है मैंने रूल नंबर बी का एक्सेप्शन बताया था? याद है? एक्सेप्शन टू रूल बी। हम्म, ठीक है। फिर हमने रूल बी का एक्सेप्शन देखा था। और क्या आप मुझे बता सकते हैं वो एक्सेप्शन क्या थे? कह सकता हूं 2 पॉइंट थे।
अगर एक इंडिविजुअल जो कि क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, and he or she left India for the purpose of employment, and let me tell you, आप इसको employment बोल लीजिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए, अपने बिजनेस के लिए गया तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और आ रही थी कि क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में एनालाइज करा था। फिर इसके बाद हमने देखा था एक पॉइंट नंबर बी भी था। क्या था वो? अगर एक इंडिविजुअल जो कि क्या होगा, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक एक वर्ड राइट प्लेस पे याद करना पड़ेगा आपको, वरना आप क्वेश्चन का एनालिसिस पूरा ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप पेपर में इतना आसान आने ही नहीं वाला कि उसके डेज दिए हुए हैं और कहानी हो जाएगी। पेपर में आपको समझ नहीं आएगा, वो कहानी ऐसे घुमाता रहेगा कि वो यहाँ गया, फिर बर्थडे पार्टी थी यहाँ गया, फिर शादी हो गई वहां चले, आपको समझ नहीं आएगा प्रोविजन कौन सा लगे। तो आपको उससे पहले पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए मैंने कहाँ लिखा हुआ। तो एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंड ही और शी विजिट्स इंडिया, इन दोनों केसेस में रूल नंबर बी लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। कह सकता हूं यहां तक हमने बात करी थी। और मुझे आर ओ आर की आज कोई बात नहीं करनी, वो हो चुका है, वो डन हो गया कि ये कंक्लूड हो जाता है तो आर ओ आर के क्या रूल है, वो सारी बातें हो चुकी। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपने डेटा रिसीव करा हुआ है। अब मैं स्टार्टिंग से, अब जो नई बातें आएंगी वो दूसरे कलर से लिख के आपको समझाऊंगा। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या फिर क्या होता है, अब जिंदगी में बेटे एक नया पॉइंट आ गया, या फिर वो क्या होगा, डीम्ड रेजिडेंट। यानी कि सरकार कह रही है कि रेजिडेंट कैसे बनते हो तुम, दोनों में से कोई सेटिस्फाई करी, और अगर नहीं करी कोई भी तो नॉन रेजिडेंट। सरकार कह रही नहीं नहीं, हम एक क्राइटेरिया देंगे, और अगर तुम इस क्राइटेरिया में आ गए तो तुम क्या मान लिए जाओगे, डीम्ड रेजिडेंट। चाहे तुम, मैं कह रहा हूं 10 दिन इंडिया में आए हो तुम, मैं तब भी तुम्हें डीम्ड रेजिडेंट बना दूंगा। किस तो सर क्या कंडीशन है, हाउ टू बिकम डीम्ड रेजिडेंट? अगर एक इंडिविजुअल, एक एक कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। एक इंडिविजुअल वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड उसकी टोटल इनकम, अब आपको आता है वो टोटल, मैंने पिछली क्लास में जो कराया था, ठीक है। तो जो भी उसकी इनकम निकाल रहे थे हम, अदर देन आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब समझ रहे हो आप, सिंपल भाषा में उसकी भारत देश की इनकम बोल रहा हूं। मैंने क्या लिखा उसकी टोटल इनकम अदर देन, तो इंडिया की तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो हाउ मच इट एक्सीड्स 15 लाख। अगर आप एक इंडिविजुअल और अगर आप भारत देश के सिटीजन हैं, और अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, एंड नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ योर डोमिसाइल। कहने का मतलब है आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं हो। सर ये कैसे हो सकता है बेटे, मैं 20 दिन इंडिया में रहता हूं, 20 दिन अफगानिस्तान में रहता हूं, 20 दिन यूएसए, 20 दिन कनाडा, आप मुझे बताओ मैं कहीं का ही बनूंगा एज्यूमिंग हर कंट्री का सेम रूल है? ऐसा हो सकता है ना बंदा 50-50 दिन 7 कंट्री में रह जाए, एंड एज्यूमिंग जो इंडिया के रूल है वही सब जगह हो, तो मैं तो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं बना। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ का डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा? इंडिया का मान लिया।
अदर देन आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स इन इंडिया। सिंपल शब्दों में भारत देश की इनकम। अब मेरी बात समझिएगा। जैसे आप सपोज करो, मान लो भूमि जी आप हो, क्या मैं कह सकता हूँ आप एक इंडिविजुअल है, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। यस। और मैडम की इंडिया में इनकम 20 लाख रुपया। ठीक है, 20 लाख। और मैडम 50-50 दिन हर कंट्री में रहती है। मैं 7 कंट्रियों के नाम दे दूंगा क्वेश्चन में, आपको पता लगेगा अरे ये तो 50 दिन यहाँ 50 दिन वहां, पर मेरे को तो इंडिया से लेना देना है, 50 दिन होगी तो मैं तो इसको नॉन रेजिडेंट बोल दूंगा। लेकिन बेटे, भारत सरकार कह रही है कि अगर आप कहीं के भी आपको आइडेंटिटी नहीं मिलती तो हम आपको हमारी कंट्री का डीम्ड रेजिडेंट बना दें। एंड ऑब्वियसली, क्या आपका कुछ ना कुछ नेक्सस इंडिया से नहीं है, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और तुम इंडिया में कितना कमा रहे हो, 15 लाख। मेरा आपसे सवाल, भूमि जी आप 20 लाख कमा रही हो, 7 कंट्री में रह रही हो, 50-50 दिन, क्या ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगी? बन जाएगी। और अगर ये 10 लाख कमा रही होती इंडिया में तो नहीं बनती। डिपेंड करता है वो, ये आप बाहर हो, आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये नहीं है कि उस दिन में कमा रहे हो नहीं कमा। समझ रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास शेयर है, आपका बैंक में अकाउंट है, वो उस दिन के हिसाब से थोड़ा ना होगा। आपने अक्रूड इन इंडिया समझ लिया, तो बेसिकली ये अक्रूड इन इंडिया वाला ही तो होगा ना। मतलब बेसिकली मैं इससे डिटेल आपको पेपर में दिया होगा, हालांकि यहां तक भी पहुंचेंगे। वो क्या बोल रहा है, अदर देन आउटसाइड इंडिया, हालांकि इसको भी समझाऊंगा अभी। पर अभी सिंपल शब्दों के लिए, अगर आप इंडिया में आपकी इनकम हो रही है 15 लाख से, तो नॉन रेजिडेंट बनने से पहले भी मुझे देखना पड़ेगा कहीं डीम्ड रेजिडेंट तो नहीं बन रहे। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आपके दिमाग में, हाँ जी, ऊपर है दोस्त, एक्सीड लिखा है मैंने। इफ इट एक्सीड्स 15 लाख, इफ इट इज नॉट 15 lakhs, क्या डीम्ड रेजिडेंट वाला प्रोविजन लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है। ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छी बात होगी। और मैं बातों ही बातों में बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो एक इंडिविजुअल है, बाहर रहता है एक इंसान, बाहर का सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, आपके हिसाब से क्या वो डीम्ड रेजिडेंट बन सकता है? ऑस्ट्रेलिया का नहीं बन सकता। तो आप समझो, आप पहले प्रोविजन को ऐसे सिर्फ याद नहीं करना होता, लॉजिक भी होना चाहिए। भारत देश किस इंसान को डीम्ड बना रही है? जो सिटीजन तो हमारा है कम से कम, कुछ तो हमारा लेना देना है उससे, ठीक है। और जो कहीं का भी अगर नहीं हुआ, तो वो कहाँ का हो जाएगा? यहाँ। और आप मुझे बता दो, अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, तो फर्दर आगे का सवाल नहीं होता कि ROR, RNOR, ये तो होता ही है जिंदगी में। अगर आप डीम्ड रेजिडेंट हो, तो आपको फर्दर आगे नहीं देखना, यू विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज RNOR। RNOR, I don't have to see your stay in preceding 7 years और your residential status in the preceding 10 years, मुझे नहीं देख। तो डीम्ड रेजिडेंट के थ्रू बन गया है यहाँ का, RNOR, यानी कि जो बंदा डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, इसका इंप्लाइड मतलब आपके दिमाग में RNOR है जी। क्लियर है? तो ले दे के बात, अभी अभी जरा सी बात हुई है, या तो आप रेजिडेंट होते हो, नॉन रेजिडेंट, और एक पॉइंट और आ गया, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट बनने के लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है इंडिया में, और अगर आप कहीं का भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, तो तुम यहाँ के डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। डीम्ड रेजिडेंट बनने के बाद RNOR ही माने जाओगे, ROR नहीं बन सकते। क्लियर है बच्चे? चलिए, गुड। तो बेसिकली जो आपने अभी तक 2 कैटेगरी बनाई थी, अब वो आपकी 3 कैटेगरीज बन चुकी। लेकिन अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर A और B में, और उसके बाद एक्सेप्शन टू रूल B था, ध्यान है आपको? ये जो 60 डेज वाला पॉइंट था, ये कितने लोगों पे नहीं लगता? इफ यूर इंडिविजुअल, यू कोई इंडिविजुअल और कंट्री का सिटीजन नहीं है ना, पर्सन ऑफ इंडिया यहाँ पे बात ही नहीं है ना। दिव्या जी, अगर आप समझोगे पर्सन ऑफ इंडिया है, तब भी नहीं होगा पर्सन ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ लिखा ही नहीं पर्सन ऑफ इंडिया। जहां पर जो वर्ड आएगा ना, आपको एग्जैक्ट है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा मैंने पर्सन। समझ रहे हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर आया? नीचे वाले विजिट वाले। और पेपर आपको कंफ्यूज कर देगा, कहीं भी डालेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर अपने को तो रहना है ना उस पर स्टेबल रहना है, प्रोविजन एक एक वर्ड एकदम कायदे से लिखा हुआ बेट। आइए अब आप समझिएगा, रूल नंबर B है। ठीक है, अब आप देखिएगा एक बार, रूल नंबर B है बच्चे।
रूल नंबर बी कितने केस में नहीं लगता? 2 केस में नहीं लगता। अगर आप जॉब के लिए बाहर चले जाते हो, या क्रू मेंबर हो, या आप इंडिविजुअल सिटीजन हो, पर्सन विजिट इंडिया। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ और उससे पूरा कहानी बदल सकती है। Your total income is up to 15 lakhs. Other than outside India. अरे सर क्या बोल रहे हो सर आप? रूल नंबर भी नहीं लगेगा अगर आप एक इंडिविजुअल है, अगर आप एक सिटीजन है, पर्सन रीजन है, और अगर आप विजिट करते हैं एंड योर टोटल इनकम इज अप टू 15 lakhs, रूल नंबर भी नहीं लगेगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा, और अगर टोटल इनकम बढ़ गई तो? और दूसरी बात, क्या मैंने यहां पे कोई चेंज करा है? मैं कोई चेंज नहीं कर रहा यहाँ पे। यहां नहीं लिख रहा टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन से केस में देखना है? सेकंड वाले में। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया, और अगर आप विजिट करते हो और अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो रूल भी नहीं लगेगा। बट व्हाट इफ इट एक्सीड्स 15? तो आप समझिए, मैं इस पॉइंट के अंदर हूं, ऊपर वाला पॉइंट पे मेरा कोई एनालिसिस नहीं करा रहा हूं। ठीक है, वी आर ऑन पॉइंट नंबर बी। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? नेचुरली रूल नंबर बी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। एक बेसिक की अप टू 15 लाख है तो 15 लाख हो जाएगा, तो लगेगा। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, मॉडिफाइड रूल बी विल अप्लाई। रूल बी वो वाला नहीं लगेगा जो लिखा हुआ, नया रूल आ गया, मॉडिफाइड। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो गई तो मॉडिफाइड रूल भी लगता है। और मॉडिफाइड रूल भी क्या कहता है? तुम्हारा नॉर्मल रूल भी क्या था? 60 days प्लस 365 days आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। यही है ना बच्चे? डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस। मॉडिफाइड रूल भी क्या है बच्चे? 60 days कट के बस क्या है? 120। अगर आप एक इंडिविजुअल है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और अगर आपने विजिट करा और अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, 15 के नीचे तो भी लग ही नहीं रहा, अगर ऊपर है तो मॉडिफाइड रूल भी लग जाएगा। रूल नंबर ए तो लगेगा ही लगेगा, 182 days वाला, लेकिन मॉडिफाइड रूल भी लग जाएगा। मतलब देखा जाएगा क्या तुम 120 दिन इंडिया में रहे हो या फिर 4 साल में 365। एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता, डेटा एकदम घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। बट एक राइट प्लेस पे राइट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ आया मैं कहां पे मॉड्यूलेशन कर रहा हूं? तो बेसिकली आप समझिए, बेसिकली आप समझिए, चलो कोई बात नहीं बेटे, आगे पीछे एडजस्ट कर लो, बहुत जगह है, इतनी तो जगह है। ठीक है, आइए, बेसिकली आप समझिए कि जो टोटल इनकम है, अगर तो अप टू 15 लाख है, टोटल इनकम कितनी है बच्चे? अप टू 15 लाख, रूल भी लगेगा? रूल भी नहीं लग रहा। 15 लाख से ऊपर है तो रूल भी लगेगा? रूल भी अभी भी नहीं लग रहा, मॉडिफाइड रूल भी लग रहा। यानी कि इस बंदे का, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो रही है, इस पे 2 कंडीशन लग रही है, एक तो 182 days वाली और दूसरी 120 प्लस 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस। हाँ हाँ सुनो ना, ये देखो, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, तो इस पे क्या लग रहा है? मॉडिफाइड रूल भी। पर क्या इस बंदे पे पहला रूल लगना बंद हो गया? पहला तो लग ही रहा है ना, पहला थोड़ा ना कटा कभी भी। तो जब मैं चेक करूंगा इस पे, रूल नंबर ए तो वहीं पे इंटैक्ट है बेटा, रूल नंबर ए तो वहीं है हमेशा के। कुछ लोगों के लिए रूल भी बाहर हो गया था, और जिसकी 15 लाख से ऊपर इनकम थी, जो विजिट वाले हैं, उन पे अभी भी बाहर है, पर मॉडिफाइड रूल भी आ गया। नहीं कि रूल ए तो है ही 182 days वाला, और दूसरा क्या आ गया? 120 प्लस 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस।
हाँ ठीक है, कह सकता है वो भी। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर है? अभी आपको एक और टेबल ऐसा दिखाऊंगा, जो अच्छा लगे आप वो वाला करना। एकदम राइट जगह पे लिमिटेड तरीके से जैसे बनता भी मैंने वो करा आपका। लास्ट चीज बोलूंगा, हेवी हो जाएगा आपके लिए, पर लिखना जरूरी है अभी। अगर कोई इंसान, मैं केस देता हूं आपको, एक इंडिविजुअल है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विजिट्स इंडिया एंड हिज टोटल इनकम इज मोर देन 50, दिस इज कंक्लूडेड बात, एंड ही स्टेड फॉर 150 days, ही स्टेड फॉर हाउ मेनी डेज? 150 days। और पुराने सालों में भी 150 दिन। क्या वो रूल नंबर ए के हिसाब से रेजिडेंट बन रहा है? कौन से रूल के हिसाब से बन जाएगा? अगर तुम रूल बी की वजह से रेजिडेंट बने, तो तुम हमेशा क्या माने जाओगे? RNOR माने जाओगे। मतलब इसका एनालिसिस फर्दर वही, जैसे मैं ये नहीं करूंगा अरे तू तो बन गया, चल अब देखता तू ROR है कि नहीं, ये नहीं। बी की वजह से बन, अगर तुम 210 दिन रुके होते, तो तुम कौन से रूल की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो? तो भाई पूरा चेक करूंगा। हाँ, और आपको अभी, आप बिलीव मी, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती बात। ठीक है, लेकिन आप समझिए एक बार मैं किधर किस पॉइंट पे ट्रिगर कर रहा हूं। मैंने दो जो चीजें आपको सिखाई है ना आज, अगर आप उनकी वजह से रेजिडेंट बने, तो आप RNOR बन। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, एकदम करेक्ट बात। डीम रेजिडेंट सिखाया आपको, डीम रेजिडेंट बन गया RNOR। मॉडिफाइड की वजह से अगर तुम बने, तो RN। मुझे बताइए, क्लियर है आप? क्लियर है बच्चे? अब आप एक बार इसको आराम से नोट डाउन करो, क्योंकि जब नोट डाउन करोगे तो दिमाग में बैठेगा। ठीक है, और यही कहानी अब पूरा का पूरा केस स्टडी बनकर आएगी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं है बात। हाँ ठीक है, इससे ऊपर नहीं है बात। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो था ना, उसके बाद तो ये तो ये वाला चल रहा है ना। हाँ, डीम्ड वाला तो यहीं तक ही था ना। डीम्ड वाला तो ये रहा ना। हाँ, डीम्ड वाला ये ब्लॉक है, और फिर ये। अब इसको, ये अब आपका पूरा नोट्स बन चुके, समझ रहे हो? हाँ, अब ये वाला नोट कर लो बच्चा। ठीक है, समझ आ गया ना वैसे? सर डिलीट वाला सर फिर से डन कर। मैं अभी ना प्लेलिस्ट, कल मैं वीडियो भेज दी थी तुम लोग के बैच की, प्लेलिस्ट बना दूंगा। एक आध दिन में बन जाएगी, आज भी हो सकता है रात में। रेजिडेंशियल पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा सीक्वेंस से। बाय चांस अब आपने जो रिसीव कर लिया, अगर आपको बाय चांस पुराने प्लेलिस्ट पे देखना है, तो 6 वीडियो रेजिडेंशियल के डले हुए हैं। टैक्स का देखोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रेजिडेंशियल 1 to 6 पूरी डली हुई है। पर मतलब तुम्हारे बैच का तो बना ही दूंगा वो। डीम्ड समझा दूं, हाँ। डीम्ड वाला होता है दोस्त, अगर आप एक इंडिविजुअल हो। डीम्ड कैसे बनते हैं? अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और तेरी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और तू किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो भारत सरकार कह रही है अरे भाई ये तो किसी भी कंट्री का नहीं है, इसको अपना लो भाई, ये हमारा डीम्ड रेजिडेंट है। और अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, तो मुझे फर्दर आगे चेक नहीं करना ROR हो कि RNOR हो, मैं सीधा बोल दूंगा RNOR है भाई। ठीक है, और एक और ऐसी स्लाइड दूंगा बड़ी एकदम, तुम्हें दिख जाएगा सही से एकदम। ठीक है, सीधा। डोमिसाइल का मतलब वही, मतलब मैंने जनरल वर्ड लिख दिया, रहने की वजह से, मतलब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर यू स्टे। ठीक है, वो वाली चीज।
सिक्स वन है, हाँ, सिक्स सबसेक्शन वन है। तो सोचो कहानी बनेगी तो काफी कॉम्प्लिकेट बन सकती है। अगर कभी क्रू मेंबर आ जाता है, कभी वो विजिट वाला केस आ जाता है, कभी डीम्ड रेजिडेंट वाला, तो वो बहुत देखना पड़ता है फिर वो। हाँ, किसका? क्रू मेंबर का एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, बट क्रू मेंबर के लिए इनकम इनका कोई बात नहीं है। देख मैंने क्रू मेंबर का लिखा है, हाँ, कि वो उसके ऊपर रूल भी नहीं लगता, सिर्फ उसे कौन सा रूल लगेगा, ए लो। ठीक है, हाँ, वहां पे मैंने कोई इनकम की बात भी नहीं करी, और मैंने उस पॉइंट को छेड़ा ही नहीं है। वो एज इट इज वहीं पे इंटैक्ट है आपका। मैंने तो बस एक डीम्ड रेजिडेंट और पॉइंट नंबर बी में अप टू 15 लाख कर दिया, और अगर मोर देन 15 है तो मॉडिफाइड लगेगा, ये करा। रूल नंबर ए मतलब किधर? नहीं, तो इस पे यही है ना, इस पे बेसिक रूल तो लगेगा, और ये वाला नहीं लगेगा ना, एक्सेप्शन में है ना ये तो। एक्सेप्शन टू रूल भी था ना ये, कि इस पे नहीं लग रहा रूल भी, समझ रहे? और इस पे भी बेसिक रूल नंबर ए लग रहा है, बी नहीं लग रहा। मॉडिफाइड वाला लगेगा, दैट इज 120 और 365 आउट ऑफ 4। कहाँ पर? नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर, इंडिया का लिखा हुआ है। हाँ, डीम्ड एज इंडिविजुअल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड टोटल इनकम अदर देन आउटसाइड इंडिया एक्सीड्स 15 लाख। हैंड राइटिंग समझ आ रही है मेरी? इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर क्रू मेंबर ऑपरेशन। लास्ट क्लास में ऊपर से क्या था? अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक सिटीजन हो, आपने नौकरी के लिए आपने बाहर चले गए, लेफ्ट इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो रूल नंबर भी नहीं लगता 60 दिन वाला, सिर्फ रूल ही लगता। पर अभी मतलब अगर पुराना डेटा ही नहीं है तो बिल्कुल ही हैवी जाएगा अभी। ओ जी, अब इसी प्रोविजन को दोबारा से बॉक्स टाइप में दिखाऊंगा, ताकि आपको ना। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। आज सभी बच्चे ऑनलाइन ही ऑलमोस्ट है। हाँ, सब फंस गए हैं। डेडिकेशन होती है यार, हमें देखो यार, मैं भी आया हूँ। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल।
यार मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तूने मेरे को कह दिया आप तो फिर भी गाड़ी से आ गए। तू भी तो बाइक से ही आया है। पैदल आए हो आप? सर बारिश मेट्रो हुई। से आए हो ना, तो पैदल थोड़ा ना बोलते हैं उसे। मेट्रो से आओ पैदल से आओ एक ही बात, गाड़ी से आओ पैदल आओ एक ही बात। मैं तो पैदल आया हूँ, मैं भी पैदल आया हूँ, एक ही बात होती है। हाँ, अच्छा, जो आपके हिसाब से ना चले उसे पैदल बोला जाता है। पर नहीं नहीं, शेयर करूँ स्क्रीन अब? लिख लिया? ये भैया एकदम ऐसे बढ़िया टेबल है ना बेटे, तुमको टेबल भी अच्छा ही लगेगा, मन करे तो एक पेज में बना भी लेना, अच्छा टेबल बना हुआ। इसके बाद और भी है उसी में। अब ना वो डीम्ड वाले के अंदर ना 4-5 थ्योरेटिकल पॉइंट आएंगे 15 मिनट के, बाकी खत्म है, रेजिडेंशियल 95% खत्म हो गई। ऐसे करवा देगा टेबल, ऐसे राउंड ऐसे ऐसे करके। आप बीच में मीटिंग हैं? क्या है यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हो यार। सर पानी भर गया बाहर भी गया साइड में पानी भर गया मैं सोचा कुछ पानी नहीं हुआ इधर घुसते ही हाँ पूरा भरा पूरा हुआ। उड़ गया मेरे ऊपर ही बाइक से समोसे खाएंगे बच्चे? सड़कों से पीछे ये नहीं है हिमांशी जी तबीयत खराब है आपकी? अरे कोई नहीं, कह रहे दवाई तो ले ही रही हूँ। बताओ, अभी इस मौसम सुबह में आइसक्रीम? अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा सुबह में आइसक्रीम। सब बच्चे खाएंगे क्या समोसे? हाँ, कौन मैकडी का? मैंने खिलाना है आपको? तो राइट ऑफ कर दो बेटे, बैड डेट की एंट्री डालो। हाँ आंसर सही दिया था ना आपने? बिल्कुल यार, आप बताओ तो सही, खाओगे नहीं खाओगे? खाओगे? दुष्यंत सर की फोटो, हाँ कल आए थे ना ऊपर सर। ओ माय गॉड, अब आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोविजंस यहीं पर है। ठीक है, आपकी मर्जी होगी, जैसे जो टेबल बढ़िया लगे वैसे कर सकते हो। सारे प्रोविजन दोबारा बोलता हूं, अगर आप उन्हें दिमाग में सोचोगे, एक तो नॉर्मल वाला केस था ना कि सर 182 डेज होता है या फिर 60 डेज होता है, और अगर ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो गया तो फर्दर क्या देखना होता है, 730 और 2 साल, अगर कुछ। यही तो रूल था, एक सिंगल जो जनरल रूल, तो यही बोल सकता हूं। अब समझो ना, वो तो स्पेशल सिचुएशन थी, यू लेफ्ट इंडिया, यू आर अ क्रू मेंबर, या यू विजिट इंडिया, वहीं पे तो झमेला है 3 केस में। तो वो तो स्पेशल केस हुए ना। उन 3 केस को अगर मैं हटा दूं तो हर इंसान पे तो यही वाला रूल लग रहा है। अगर आप सोचो तो आपके ऊपर मेरे ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, अगर हम ऐसे चाहे घूमने भी चले गए बाहर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल वाला रूल लग। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ये वाला पहले मुझे बताओ, 6(1) क्लियर है, ये मेन सेक्शन वाला जनरल, ठीक है। फिर आज हमने देखा डीम्ड रेजिडेंट, जो कि आप देखेंगे 6(1) में, और वो क्या लिख रहा है आप देखिएगा। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन, और टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडिया की इनकम अगर किससे एक्सीड हो गई, एंड यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री, तो इस कैटेगरी के बंदे के लिए मुझे नहीं देखना रूल ए और बी, क्योंकि ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा होगा, फिर भी मैं इसको क्या बना दूंगा, डीम्ड रेजिडेंट। अच्छा जनरली ऐसी पूछ रहा हूं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होता तो ये तो यहां पर आ जाता ना कहीं पे।
डीम्ड रेजिडेंट क्या था? अगर मैं स्पेशल सिचुएशन की बात करूंगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, और इफ यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री, तो आप क्या बन जाएंगे? डीम्ड रेजिडेंट। और डीम्ड रेजिडेंट बन गए तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाओगे तुम? आर। क्लियर है आपको? अब देखते हैं, अभी देखते हैं बच्चे क्या लिख रहा है। 6.1 देखते हैं। ठीक है, स्पेशल अभी ये वाला तो देखेंगे। अच्छा चलो पहले ये वाला बोल देता हूँ। ये क्या लिख रहा है? ऑल इंडिविजुअल अदर देन 345। 345 क्या है सर ये? जो स्पेशल सिचुएशन, इधर ए और बी शुड बी सेटिस्फाइड फॉर बीइंग अ रेजिडेंट। मैं जनरल बात पर ही आ गया, या तो भाई ये सेटिस्फाई कर दे या ये सेटिस्फाई कर दे। अगर कोई भी एक कर दी, इफ बोथ, अच्छा, अगर ये कोई भी एक सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन गए? रेजिडेंट बन। फिर उसके बाद आप लाइन का भी एंगल देखिए, लाइन पे भी कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। इफ बोथ 1 and 2 आर सेटिस्फाइड तो क्या बन गए? अदरवाइज आर। ठीक है, इफ ईदर वन आर सेटिस्फाइड, ईदर आर एन ओ आर है, वो तो हम सारा एनालिसिस करते हैं। अगर मैं आपको एक बार शेड कर दूं रीजन, ये कुछ नहीं था बेटे, ये जनरल वाली बातें ही तो करी हम। ठीक है, इसमें ऐसा कंफ्यूज होने की तो कोई भी बात नहीं, ये तो रूल नॉर्मल था बेटे। फिर मैंने आपको, अच्छा अगर एक बंदा ना ए सेटिस्फाई कर रहा ना बी सेटिस्फाई कर रहा, तो वो क्या हो जाता है? नॉन रेजिडेंट। बट आज के टाइम पे मुझे अब डीम्ड रेजिडेंट भी देखना पड़ जाता है कि भैया देख लो, क्या वो इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, टोटल इनकम 15 से ऊपर है और कहीं भी नहीं है, तो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। यही तो बात हुई थी हमारी। अब मुझे बताइए, जितना शेड करा वो क्लियर है आपको? आइए आगे देखते हैं। अब अगला क्या बोल रहा है वो? अगर आप एक इंडिविजुअल, तो हर केस में हो ही, इंडिविजुअल, और आप क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इफ यू आर लीविंग इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, किस पर्पस के लिए? फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। तो क्या आपके ऊपर रूल ए लगता है? यस लगता है। क्या आपके ऊपर रूल बी लगता है? नहीं लगता है। यानी कि आपके ऊपर सिर्फ कौन सा रूल लग रहा है? रूल ए। अगर आपने रूल ए सेटिस्फाई कर दिया, आप थे 200 दिन, तो फर्दर क्या चेक करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। क्या चेक करा जाएगा? आर ओ आर। क्योंकि अगर आपने कर दिया, ये जो यहां तक टेबल जा रहा है ना, मतलब ये आगे भी जा रही है बात। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर आपने 200 दिन कर दिए तो रूल ए सेटिस्फाई कर दिया, रेजिडेंट बन गए, फर्दर चेक करा जाएगा आर ओ आर या आर एन ओ आर। ठीक है जी। और अगर नहीं करा तो नॉन रेजिडेंट। अगर तुम लेफ्ट इंडिया है और तुम्हारे 100 दिन है, यू लेफ्ट इंडिया और 100 दिन, तुम्हारे पास तो सिर्फ रूल ए लग रहा था, 100 दिन सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे, बी लगता नहीं तुम्हारे ऊपर, तो क्या बन गए तुम? नॉन रेजिडेंट। बताइए, क्लियर है? अगला, अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आपने विजिट करा, तो ये बात तो ऑब्वियस है दैट यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड यू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू 15 लाख। एक्सीडिंग 15 नहीं है ये, अप टू 15 लाख है। तो आप सोचिए, क्या आपके ऊपर रूल ए लग रहा है, क्या रूल बी लग रहा है? रूल ए इज एप्लीकेबल, रूल बी इज। तो अगर आप रूल ए के हिसाब से रेजिडेंट बन गए, तो क्या फर्दर चेक करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। ये लाइन ऐसी थोड़ा ना जा रही है इसमें, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख वाले पे रूल भी नहीं लगता। यही तो करा था हमने। अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर एक सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन, अगर वो विजिट करता है
और अगर उसकी जो इनकम इंडिया में वो अप टू 15 लाख होती, अप टू 15 लाख इंडियन इनकम, वो देखेगा हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स, नजर हटा के, तो इंडियन ही हुआ। तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, रूल ए, आपके ऊपर रूल भी नहीं लगता। अब रूल ए सेटिस्फाई कर गए तो फर्दर देख लेंगे आर ओ की आर, नहीं करे तो नॉन रेजिडेंट बन गया। अगर आपने ये सेटिस्फाई कर दी तो मैं फर्दर चेक करूंगा ना, पुराने सालों का आपका वो देखूंगा ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये इसी का ही है। ठीक है, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और आपने विजिट करा और आपकी टोटल इनकम एक्सीड्स 15, तो रूल ए तो लगना ही लगना है। रूल भी नहीं लगता, पर कौन सा रूल लग जाता है, मॉडिफाइड। तो उन्होंने रूल बी पे क्या लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेज एंड 365 आउट ऑफ। अब आप समझिए, अगर तुम इस वाले रूल की वजह से रेजिडेंट बने, तो ये एरो दिख रहा है आपको, ये नीचे जाता हुआ, ये मैंने नहीं बनाया हुआ एरो, ये देखो। इसका मतलब अगर इस रूल की वजह से बने, तो मैं फर्दर चेक करूंगा कि तुम आर ओ या फिर RO। और अगर तुम मॉडिफाइड की वजह से बने, तो बाय डिफॉल्ट तेरी टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख है। तो इसका मतलब रूल ए तो लगता ही है, उस पर तो किसी की सेहत पे फर्क ही नहीं है, रूल ए पे तो, रूल ए तो सब पे ही लगा है। रूल बी जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड क्या हो गया, 120 और 365 डेज हो गया। अब सवाल ये कि तूने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी। अगर तू ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखा जाएगा कि फर्दर तू आर ओ आर है या आर एन ओ आर, और अगर तू बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप आर एन ओ आर। सारा का सारा वही है, बस अलग चार्ट है। तो फिर मेरे को फर्दर आगे देखना ही होगा, क्योंकि अगर रूल ए की वजह से भी आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आर ओ आर आर एन ओ आर। बताइए, क्लियर है बच्चे। आप अगर देखेंगे, इससे बाहर प्रोविजन नहीं आएगा बेटे, इसी में है सब चीजें। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, तब हम रिलेट करेंगे। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं इसका। हाँ एक काम करना यार, ग्रुप ना 4 होते हैं, अलग अलग बैच होते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया सबने। मैं टेलीग्राम भी शेयर करूंगा, तो डाउनलोड कर लो। क्योंकि ना वो ना इतने सारे ग्रुप और इतना होता है ना, तो टेलीग्राम पे मैं डिस्क्राइब करके लिख दूंगा, आप लोगों को रेलेवेंट डेली का मिल जाया करेगा। अभी तो भेज देता हूँ, लेकिन टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियोस प्लेलिस्ट सारा ना एक, क्योंकि जो बच्चा बाद में भी ज्वाइन करता है उसको मिल तो जाता है व्हाट्सएप में, नहीं तो पुराना डेटा नहीं मिलता। टेलीग्राम में डाल दूं। हाँ डाल दो, कैसे डाल दो। आपके नंबर पे ही है ना सर? हाँ हाँ यार, मेरे को टेलीग्राम मिल नहीं रहा। मतलब शेयर करने के लिए ना ऑप्शन व्हाट्सएप तो दिख रहा है, पता नहीं पहले तो दिख जाता था यार। राइट ऑफ हो गया, बताओ। मैं अभी व्हाट्सएप पे ही यार, होता था यार। टेलीग्राम नहीं आता। हाँ हाँ, ऑप्शन में ना शेयर में जा रहा हूँ ना। इंस्टा भी आ रहा है, टेलीग्राम। स्टोरी में अलग कर दो, स्पीड पेज डॉट ले लो। नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ।
अभी डाल दूंगा मैं यार। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाऊँ। वो एक्सेस कैमरा और उसका वो दे रहा है, 1 मिनट रुकना। मुझे इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने कैमरा का एक्सेस नहीं दिया हुआ था। ठीक है। भेज दिया मैंने। आया टेलीग्राम, आ गया। लोड हो रहा है वैसे मेरे यहाँ तो। आ गया होगा अब। ओके, तो बेटे अब आप पूरा तैयार हो क्वेश्चन देखने के लिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम चार्ट देख देख के भी रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है। आइए, रेजिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले ना मैं आपको क्रू मेंबर ऑफ अ शिप वाला कराता हूं, ठीक है। और एक बार के लिए ना मैं समराइज करता हूं पहले, ठीक है, रेजिडेंशियल का सारा एक बार आप समझना, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर वो दोस्त ROR RNOR के लिए दिव्या जी वो हमको देखना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट में सारे रूल समराइज कर रहा हूं आपको। सारे के सारे करूं या सिर्फ इंडिविजुअल? सारे के सारे सुन। एक इंडिविजुअल अब कह सकता हूं रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है या फिर डीम्ड रेजिडेंट होता है। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है? बेसिक कंडीशंस होती है, कितनी कंडीशन थी? 2। बेसिक कंडीशन ए, बेसिक कंडीशन बी। कंडीशन नंबर ए क्या थी? 182 डेज और मोर आउट ऑफ, सॉरी, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कंडीशन नंबर बी क्या थी? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट। ये दोनों बेसिक कंडीशन थी। अगर आपने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फर्दर चेक करा जाएगा ROR या RNOR, और अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करी तो नॉन रेज, ठीक है। मान लो अगर मैं आप बच्चों की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं आप बेसिक कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फर्दर क्या चेक करा जाएगा? ROR या RNOR। ROR बनने के लिए कितनी कंडीशन थी? 2। दोनों में और लिखा था बीच में, एंड लिखा था, एंड लिखा था। पहली वाली बताइए। 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसके नीचे कंडीशन थी एंड रेजिडेंट शुड बी for at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous। ROR दोनों सेटिस्फाई कर दी, सॉरी, अगर दोनों सेटिस्फाई कर तो ROR, दोनों में से कोई एक भी रह गई तो RN। ये वाला एक स्टैंडर्ड हमारा था, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोविजन। एक इंडिविजुअल है तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है? अगर बेसिक ना ए सेटिस्फाई ना बी हुई तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। बट एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 6(1)(a), जो कि ये कहता है कि भैया रुक जाओ, सीधा नॉन रेजिडेंट मत बोलो, डीम्ड रेजिडेंट का भी होता है कुछ कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 6(1)(a कहता है डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट कैसे बनता है? आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड टोटल इनकम इन इंडिया शुड बी मोर देन 15 लाख, एंड यू शुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब आप कहीं और पे आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या बोल दिया जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। अब मेरा आपसे सवाल, आप एक ऐसे इंसान है जो इंडिया में सिर्फ 50 दिन रहते हैं, क्या अब आप ये कह सकते हो कि आप कंफर्म्ड नॉन रेजिडेंट ही बनोगे? ऐसा हो सकता है आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाए। समझ रहे हो? तो डीम्ड रेजिडेंट का इंपैक्ट क्या है? पहले जो रेजिडेंट नहीं होता था नॉन रेजिडेंट हो जाता था, अब नहीं है भाई। अब हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ का सिटीजन है, उसकी इनकम इंडिया की कितनी है, वो बाहर का असेसेबल है कि नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड हो, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं आ रहा हूं दोबारा से, रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन थी, कंडीशन ए और बी। ए तो 182 तो सदाबहार है, लगनी लगनी है। कंडीशन नंबर बी का एक्सेप्शन हो गया था, यानी कि 2 केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें रूल नंबर बी नहीं लग रहा। क्या क्या रूल थे वो? पहला, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। इनकम का मुझे कोई लेना देना नहीं। इस पे रूल नंबर बी लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। सेकंड, इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
and he or she visits India and total income up to 15। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख है तो आपके ऊपर रूल भी नहीं लग रहा है, लेकिन सर यहीं पे सवाल आ जाता है, इफ इट इज मोर देन 15 लाख तो क्या होगा, मॉडिफाइड रूल भी लग जाएगा। और मॉडिफाइड क्या रूल भी है, 60 डेज की जगह वो 120 डेज हो जाएगा और 365 आउट ऑफ 4 ईयर। अगर आप मॉडिफाइड की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो तो आप RNORE बनोगे, और अगर आप डीम्ड रेजिडेंट वाला पॉइंट वहां बोलना चाहिए था मुझे, डीम्ड रेजिडेंट वाले की वजह से अगर आप बने हो रेजिडेंट तो हमेशा क्या बनोगे, RN। यही है ना सारा का सारा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब मैं सबसे पहले क्रू मेंबर ऑफ अ शिप की बात करूंगा, और आपके दिमाग में क्रू मेंबर आ जाना चाहिए कि ड्रिल डाउन करके उसके ऊपर रूल भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा। अब उस सोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। एंड एक चीज बोलूंगा आप बच्चों को, क्रू मेंबर के लिए ना एक नई बात क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए, वो लोग जब शिप में चढ़ते हैं ना तो उन्हें एक रजिस्टर पे साइन करते हैं, ठीक है। क्रू मेंबर क्या होते हैं, फॉरेन आउटबाउंड शिप होती है, यहां से बाहर जाएगी, यूएसए से यहाँ आ रही है, तो तुम कब इंडिया जा रहे हो, कब एंट्री एग्जिट जो हो रही है, तो उनका एक रजिस्टर होता है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिलता हो, ठीक है। आप अपने रजिस्टर में अभी मत लिखिए, कोई बात नहीं, हम जब यहां लिखेंगे तो देख लेंगे। तो मान लो अगर मैं अभी अभी शिप में चढ़ा, मान लो ये शिप है, तो मैं एंटर करा, आज क्या डेट है, 22 जुलाई आज, ठीक है। और अब इंडिया से अब शिप बाहर जा रही है, तो क्या 22 तारीख को ही माना जाएगा मैं इंडिया में हूं, आंसर इज नहीं माना। क्रू मेंबर ऑफ अ शिप जब सर्टिफिकेट में जो डेट डालते हैं कि मैं शिप में चढ़ गया, वो डेट इंडिया से बाहर होता है, और जब वो शिप वापस आएगी, ठीक है, मान लो अगर शिप आज आई होती तो मैं क्या डालता, कौन से दिन, 22 तारीख, तो ये भी इंडिया में नहीं माना जाता। यानी कि डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड। अब आप इसको अपने रजिस्टर के टॉप पे लिख दीजिए, ठीक है, रजिस्टर के कहीं भी टॉप पे मार्जिन पे या नोट डाल के, फॉर क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, फॉर क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डेट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, continuous discharge certificate is considered as stayed outside India, stayed outside India। इसको आप इंडिया में मत गिन लेना, ठीक है बच्चे। ये एक आखिरी इनपुट था। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये देखते हैं। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन and a crew member of Singapore bound Indian ship। वो चाहे इंडिया से बाहर जाए चाहे बाहर का इंडिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुद्दे की बात ये, इंडिविजुअल जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे उसका क्या नाम है, मिस्टर आनंद, और ये क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ अ शिप है। आपके दिमाग में इमीडिएट पोजीशन चलना चाहिए, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया हु लेफ्ट इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ शिप, सेटिस्फाई कर रहा पूरी। engaged in the carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 6 जून 24। डिपार्ट मतलब यहां से भाई स्टार्ट हो जाएगी 6 जून को। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, कौन से साल के लिए निकाल रहा हूं मैं, 24-25 के लिए। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ मिस्टर आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। आपको पता है ना असेसमेंट ईयर 25-26 का क्या मतलब, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात ही तो कर रहा है। एज्यूमिंग दैट his stay in India in the last 4 previous year is 400 days। Do you think this is relevant? नहीं। Relevant भी नहीं, कंफ्यूज कर रहा होगा। क्रू मेंबर के लिए सिर्फ रूल ए लगता है, रूल भी लगता ही नहीं, पर वो क्वेश्चन आपको कैसे दिखा रहा है कि 400 दिन है पिछले 4, ताकि आप कंफ्यूज हो, समझ रहे हो। तो डेटा होगा क्वेश्चन में, ऐसे सामने हलवा नहीं आएगा आंसर बनाओ। अब आप मुझे बताइए,
date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Anand 6 जून, और date entered in continuous discharge certificate signing off is 9th of December. क्या मुझे बता सकते हैं शिप स्टार्ट कहां से हो रहा है? चेन्नई से, और बेसिकली इसका मतलब वो कौन सी डेट को इंडिया छोड़ के गया है वो? एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स क्या वो अप्रैल में इंडिया में था? यस, मई में भी था, जून में कितने दिन था? एग्जैक्टली 6 नहीं लेंगे। और फिर अब वो शिप वापस कब आई? तो अब नंबर ऑफ डेज निकालिए और उससे पता लगेगा कि रेजिडेंट है या नहीं है। बट एक बार आप लैंग्वेज पढ़िएगा एक बार, ठीक है? पेपर में सिर्फ आंसर निकालने से नहीं। In this case, since Mr. Anand is Indian citizen, leaving India during 24-25 as a member of a crew of Indian ship, he would be resident if he stayed in India for 182 days. और ठीक है, तो बेसिकली आप इसके नीचे ये जो लिख रहे हैं, द वॉयज इज अंडरटेकन एंगेज इन कार्टेज, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये बहुत ऐसा वो नहीं है, एलिजिबल वॉयज है, ये नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, बट आप ऊपर की 3 लाइनों में ऐड ऑन कर सकते हैं दैट रूल नंबर बी is not applicable in this case because he is an individual citizen of India, left India as crew member of a ship. अब एकदम क्लियर बता सकते हैं that only rule A applies, rule B does not apply. Now we will be calculating number of days as per rule number, ठीक है? So we will be calculating the number of days as under, ठीक है? अब आप मुझे exact days बताइएगा कितने आ रहे हैं, कितना उसकी मतलब रहने वाले सुनने वाले नहीं सुनने इंडिया में, हाउ मेनी डेज यू स्टेड इन इंडिया, उससे होगा। वाले। और क्या? हाँ, लीव है ना, लीव मतलब या तो लीव होगा ना, मतलब लीव वाले होगा ना, ये बाहर रहा होगा। तू अपनी डेट बता मुझे इंडिया, छोड़ उसके वैलिडिटी से, मुझे नहीं पता क्या लिखना था। वो पॉइंट से हम मेरे लिए अगर 360 बाय माइनस चेक उसके बाहर वाले। अच्छा ठीक है, हाँ तू डेज बता इंडिया के, बता मुझे। 178 आना चाहिए बिल्कुल, आ रहे 178, चेक करो एक बार। और आप ऐसे बना लीजिए, अप्रैल के इतने, मई के इतने, जून के इतने, फिर उसके बाद दिसंबर के गिन लो, ऐसे कोई टेबल बना दो अपना कि इंडिया में हाँ 178 आ रहे। तो आप देखेंगे ये लिखा है, और आगे एंड में कंक्लूजन देखना, सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड प्रीवियस ईयर 24-25 लेस देन 182 डेज, ही इज अ नॉन रेजिडेंट। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है? हम्म, 9 को आया है, तो वो दिसंबर के, अब इन्होंने ना जो बाहर के है ना, इसने वो दिन लिए, इसमें माइनस ठीक है? हाँ, इसने बाहर के दिन लिए हैं, आप इंडिया के ले लो ना, ठीक है? अप्रैल के 30 दिन मैं बोल देता हूं, मई के 31, जून के 5 दिन, फिर दिसंबर 9 को आया वो, 9 तो नहीं लूंगा मैं, दिसंबर कितने दिन लिए? 22 दिन, जनवरी 31, फेब्रवरी 28, 2029 तो नहीं लिए, ये 24-25 है, नहीं 25, फेब्रवरी 25 होगा, 28 डेज, और मार्च के कितने? 31 डेज। अब टोटल करेंगे तो 178 ही आएगा, ठीक है? 178 आ रहा है ना? तो 178 है, सिंस his stay is not 182 days or more, therefore he does not satisfy condition number A, and since condition number B is not applicable, Mr. Anand becomes non-resident. Clear है? ये सॉल्व इजी लगा है डिफिकल्ट लगा? सही लगा। इजी लगा बेटा, आपको समझाया बढ़िया से। नहीं नहीं, मतलब वो टेबल से ना बहुत हेल्प मिल जाती है, नहीं तो भाई घूम जाए, मतलब ये वाला तो भी है, अभी आगे वाला देखना है अभी। क्या करना है? क्वेश्चन देखना है? ये इजी कैटेगरी है, आओ अभी। ओके, हाँ उसमें डीएमडी के बारे में
कहाँ पे? कोई सॉल्यूशन नहीं, वो अगला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन में 2। ठीक है, देखते हैं। ब्रेटली, ब्रेटली पता है किसी को? हाँ? वो तो उधर लिखा हुआ है ना, आपने बोल। अच्छा अभी पूछता हूँ, रुको अभी तुमसे। बैट्समैन है कि बॉलर? अरे रुक जाते ना यार। बताओ, गलत बताया वो भी है। बता भी रहे हो गलत बताया। बॉलर, स्पिनर या फास्ट बॉलर, या दोनों? मतलब स्पिन भी कराता है और फास्ट भी कराता है, ऑलराउंडर है। ठीक है। सो ब्रेटली जो है एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, विजिट्स इंडिया। भाई साहब वर्ड देखो, विजिट। हालांकि ऐसे ही बोल रहा हूं, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा हूं। तो ऐसे ही बोल रहा हूं, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन विजिट इंडिया, उस कैटेगरी में आ रहा है ये? नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का है, सिटीजन बाहर का है ना, पर्सन ऑफ इंडियन हो, तो नहीं आ रहा है। विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial. This has been his practice for the last 10 years. Find out the residential status for assessment. ये 25, बस कुछ नहीं करना, हमको इतना ही पढ़ना है बस। एक बंदा बाहर रहता है, 100 दिन आता है, तो इस पे कोई एक्सेप्शन वाली बातें थोड़ा ना चल रही है। सिंपल सा इंसान है, 100 दिन आ रहा है, तो सबसे पहले रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। इज ही satisfying कंडीशन नंबर ए? नो। इज ही satisfying कंडीशन नंबर बी? यस, 60 days एंड पिछले 4 साल में 400 दिन, ही इज रेजिडेंट। Then further we'll check whether he is ROR or RNOR. Is he satisfying condition number A, 730 days? नहीं, 7 साल में 700 दिन हो रहे, नहीं हो रहा, तो ये बंदा क्या बन गया भाई? RN। आंसर पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है साहब, नीचे और भी लाइन को लिखिए। हाँ मतलब पूरा पढ़ लो पहले एक बार। नोट मत पढ़ना, नोट के ऊपर का ही पढ़ना बस। ठीक है, पढ़ लिया? Will your answer change if the above facts relates to Srinath? श्रीनाथ पता है आपको कौन? श्रीनाथ, श्रीशांत नहीं है ये। श्रीनाथ एक और होता था, फास्ट बॉलर होता था, अच्छा बॉलर होता था पेस। हाँ हाँ, ठीक है। वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट, अबव फैक्ट का मतलब 100 दिन ही आ रहा, रिलेट्स टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? कौन सी रिप्रेजेंट, मुद्दे की बात ये ना, इंडिविजुअल है और सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड ही विजिट्स इंडिया। अब थोड़ा खुद से मतलब दिमाग लगाओ, या मैं बोलूं? चलो ऐसा सोचते हैं, सर ये एक इंडिविजुअल है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही विजिट्स इंडिया। तो इफ ही विजिट्स इंडिया, तो एक बात है कि सर टोटल इनकम के बारे में नहीं बोला हुआ सर, तो अगर नहीं बोला हुआ तो क्या मान, 15 लाख से ऊपर नहीं है। उसी पॉइंट पे ही आ रहा है ना, इंडिविजुअल तो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट, फिर 2 पॉइंट, टोटल बोला ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? दोनों केस लिख देंगे चाहे। तो पहला केस पहले इसी में, बी वाले में मान लो अगर नहीं बोला हुआ तो इट इज अप टू 15 लाख। तो आप मुझे बताइए, क्या इसके ऊपर रूल नंबर बी लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसके ऊपर सर कौन सा रूल लग रहा है? ए। और रूल ए के हिसाब से 182 डेज तो नहीं बन रहे, तो ये क्या बन गया? समझ रहे हो? एंड इफ his total income exceeds 15 lakhs, तो रूल नंबर बी की जगह मॉडिफाइड रूल बी, और मॉडिफाइड भी 120 दिन बोले हैं, 100 है, तो ये ना ए सेटिस्फाई कर रहा ना बी कर रहा, तो अभी भी ये क्या बन जाएगा? ये आप पूरा केस बना के कह सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार इसको पहले मैं ना पूरा बोल देता हूँ, फिर आप रीड, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये आपका कंक्लूडेड है ना बात? पॉइंट नंबर सी, वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ would have visited for 120 days
इंस्टेड ऑफ 100 days ईच ईयर ड्यूरिंग 24-25। दोबारा से दो बातें, भाई इसकी इनकम बता देता तो बढ़िया रहता। अगर टोटल इनकम अप टू 15 लाख, तो इसके ऊपर सिर्फ रूल है, या रूल भी तो लगेगा ही नहीं, और रूल है ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो क्या बन जाएगा ये नॉन रेजिडेंट। बट अगर इसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इस पे रूल है तो लग ही रहा है, पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मॉडिफाइड रूल भी सेटिस्फाई कर गया मॉडिफाइड रूल। 120 days हो गए, और 4 साल का 365 बैठ जाएगा इसका। तो मॉडिफाइड, हाँ जी, 15 लाख एक्सीड हो गए, ये मान रहे दोनों, बताया नहीं ना मुझे। तो अब आंसर में कि इफ इट एक्सीड्स, ठीक है, तो मॉडिफाइड रूल भी लग गया और हमने सेटिस्फाई भी कर दिया, तो अब आप क्या बन गए, RNOR। क्लियर है आपको, फ्लो क्लियर है। अब उसको रीड करिएगा। पहले हम कौन सा पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर बी, जिसमें वो 100 दिन रुका हुआ था। ठीक है, रीड करना जरूरी है बच्चे। बड़ा क्रिस्प करके लिखा हुआ है, बट आप एक बार पढ़िएगा। मतलब सर जब भी अमाउंट नहीं लिखा तो फिर ऐसा कह सकता है फॉर दिस केस तो भी। पॉइंट नंबर भी कह रहा है उसके ज्यादा होते या कम होते, मॉडिफाइड तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता वो, 120 दिन चाहिए थे। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा रूल लग रहा है उस पर, 182 का, वो नहीं हो रहा तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगला देखिएगा। मैडम देखो क्या होता है कि अगर सपोज करो ये पूरा 6 नंबर का आया बस, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, 6 नंबर के लिए 3 पेज भर रहे हो तो टाइम वेस्ट हो। अगर मैं 6 नंबर के लिए बोलूं तो 1.5 पेज तक सही रहता है। ठीक है, तो आपको वो मतलब मॉड्यूलेट करना पड़ता है कि कब आपको टू द पॉइंट लिखना है, कब वो है। और अगर ये सिर्फ एक दो, मान लो सिर्फ ये वाला पॉइंट आ गया 6 का, तो भाई हम पहले बेसिक कंडीशन समझा दूंगा मैं, फिर मैं बोलूंगा इन द गिवन केस। तो मार्क्स के हिसाब से हम प्लान करके वैसे करते हैं। समझ रहे हो, वो वाली चीज है बच्चों। समझ आ गया था बच्चों को। सर बस आज के लिए इतना ही। ये फाइल ही भेज दूंगा ना मैं पूरी। हाँ जी, इस फाइल के अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि 4 पॉइंट कुछ बच रहे हैं, पर अभी मैं बोलूंगा तो आपकी प्रैक्टिस रुक जाएगी अभी। पर इलस्ट्रेशन 3 दिखते हैं। हाँ बच्चे, क्या कह रहा था ऑनलाइन में, कुछ बच्चा कह रहा था कुछ। हाँ मतलब हमने एज्यूम कर लिया यार, मतलब कि अगर ये होता तो ये होता, ऐसा होता तो वो होता। आंसर में बताना जरूरी है। ठीक है बता दें, क्योंकि जब तू लिख रहा होगा तो उसी टाइम ही अटक जाएगा। तो इट्स बेटर कि एज्यूमिंग इफ टोटल इनकम एक्सीड्स देन ही वुड बी दिस, इफ टोटल डज नॉट एक्सीड। कैनेडियन सिटीजन, कोई नहीं सकता, डी वेल्डर तो बन सकता, सिटीजन भी कनाडा का आगे पहले। बिल्कुल। मैं बात खत्म हुई। सबसे बढ़िया चीज है, बाहर का सिटीजन हो सारे रूल आउट हो जाते हैं, सिंपल हो जाता है। समझ रहे हो, इंडियन होगा तो झमेला पड़ जाएगा, पर पेपर में इंडियन ही आता है बेटे। मतलब कॉम्बिनेशन वो बनाने, और क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है। ओके। ओहो, करता वाला याद है वो। हम्म, करो करो, पढ़ो पढ़ो।
इसकी एक वो भी होगी थी, एक भी होगा विजुअल लाइनमेंट तो हो गया। वैसे हाँ, मतलब कंट्रोल में लिखा हुआ है, वैसे मीटिंग हुई है कोई? मीटिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ ना? सर बस आज के लिए इतना ही। यार वैसे ना ऑल द लिखा है, एक बार देखते हैं इन्होंने क्या बोला। टेकन देयर कंट्रोल में आउटसाइड इंडिया, मतलब ना कहीं पर भी ना हिंट नहीं था। समझ रहे हो? अगर आप देखोगे ना, वो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस ऑफ एचयूएस ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी आर टेकन देयर, it is assumed that control and management is in Australia, so it's wholly outside India, therefore HUF को तो इसने क्या बना दिया, नॉन ट्रेड, है ना? मतलब क्योंकि ना वो विजिट करा ठीक है, बट कंसिडरिंग, या तो आप पेपर में ये लिखते कि वी आर एज्यूमिंग दैट सिंस ही विजिटेड इंडिया ही मस्ट हैव विजिटेड फॉर सम मीटिंग्स और फॉर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द HUF, तो आप बोल सकते थे, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये भी आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है मिस्टर ई के कितने डेज बने 24-25 में? 245 डेज। तो क्या बनेगा, रेजिडेंट बन जाएगा, है ना? रेजिडेंट बन गया, पर इससे पहले इंडिया आया नहीं था ये, तो RNOR ही बनेगा। और रही बात HUF की, तो बाइक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा बाहर है, तो वो तो नॉन रेजिडेंट ही बोला होगा इसमें। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड HUF। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये वही बने हुए टेबल जो आपको बनवा रखे थे, समझ रहे हो? जरूरत नहीं है इसमें तो कुछ करने की। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये सब भी कर लिया तुमने। अरे छोटा सा क्वेश्चन आओ, ये वाला करते हैं। याद है ये करा था? वैसे आपको अभी ना मैं और जैसे क्वेश्चन भेजूंगा तो रूल्स वाले तो करेंगे, ऐसे नहीं है एक सही हो जाता, समझ रहे हो? कम है अभी मॉड्यूल के अंदर, तो भेजूंगा तो प्रैक्टिस तो करेंगे, बट अभी जो सीक्वेंस में आ रहा है वो देख रहा हूँ। ये वाला देखते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय अनिरुद्ध परटेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, कौन से साल की कहानी है रे? 24-25। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 की बात ही कर रहा है। इफ ही इज ROR RNOR है नॉन रेजिडेंट। सबसे पहला अगर ऐसे पूछूं, मतलब ऐसे बताना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, ROR के लिए टैक्सेबल, RNOR इंडियन कंपनी से हुआ एग्जैक्टली, इट्स इंडियन एसेट। 15,000 15,000 15,000 तीनों के लिए टैक्सेबल। अगला बताइए, 10,000 10,000 नील नील। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट बैंक, इसका बताना। सर ROI से टैक्स 75,000 75 75,000 नील एंड नील। ठीक है, अगला 6,000 इंडियन कंपनी है भाई, अक्रूड इन इंडिया। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। आपको एक चीज दिखेगी, बस एक अपडेट दे रहा हूं आपको ना, नोट भी है। और ये रेंट कितना मिला था? 75,000। यहाँ कितना हो गया? भारत देश में अगर आपको किराया मिलता है तो सरकार जो भी आपको किराया मिलता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड के खर्चे होते हैं, कभी कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, तो सीधा 30% माइनस हो जाता है। ये बात हम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। सर पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, याद करो, हमने लास्ट क्लास में जब करा था ना, वहां पे ना एक वर्ड लिखा था कंप्यूटेड। हाँ वहां पे ना हाउस प्रॉपर्टी वाले में ब्रैकेट में लिखा था कंप्यूटेड, मतलब वो फाइनल आंसर है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है वो? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये टोटल रेंट है, इस रेंट का 30%। समझ रहे हो? 30% का ना खर्चा मिल जाता है। जैसे सपोज कर तू, मान ले तेरे पास रेंट आता है, तो क्या ये लॉजिकल है कि मैं पूरा रेंट टैक्सेबल कर दूं, बोलूं पूरी इनकम है, तो कहते हैं मेरा खर्चा भी तो होता है, ठीक है? तो 30% माइनस हो जाता है, ओनली 70% उसका जो एग्जैक्टली। क्योंकि जिंदगी में मेरे को आपके प्रॉफिट को टैक्सेबल करना है ना। अब मैं अगर लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ खर्चे करता हो, कुछ चीज है, तो 30% फ्लैट होती है। वो हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे पूरा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, छा गए बेटे आप तो, सारी इलस्ट्रेशन कर लिया आपने।
दो चार पॉइंट तक बच रहे हैं, पर वो तुम्हें मजा नहीं आएगा। मैं इसलिए कोई ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जितना करा है तुम्हें वो क्लोजर दिख जाए। इंटरेस्ट वाला हमने कर लिया था, अगर ध्यान हो आपको, रॉयल्टी। सर बस आज के लिए हाँ मतलब बस खत्म ही है, बस अगर कोई क्वेश्चन दिख गया तो वो है। ये पढ़ना बच्चे। ये नया पॉइंट डला है, पहले नहीं था मॉड्यूल में। 5000 USD दिए हैं किसने? मिस विविथा। और किसको पे करें? कुला से खारा। भाई नाम ही इतने डिफिकल्ट है, प्रोविजन क्या पढ़ेंगे? A management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing। तो कोई कोलंबो में, श्रीलंका में कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसको पेमेंट गई है। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो एंड मिस्टर कुला शेखर, हाँ कुलशेखर, ये श्रीलंकन प्लेयर बहुत सारे ऐसे होते थे, ठीक है, इज अ नॉन रेजिडेंट, मतलब जिसको पेमेंट करिए, ठीक है। उससे क्या है, द कंसल्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन with exactly, exactly, so it is considered as deemed accrued in India, and if it is deemed accrued in India, it is taxable whether you are ROR, RNOR or non-tax। क्लियर है बच्चे? छा गए बेटे आप। ओ माय गॉड, एक और क्वेश्चन, ये तो कर लिया था हमने, 8th वाला ही तो करा था। वेरी गुड, खत्म हो गया सारा का सारा। बेसिकली 10 मिनट का ना, अगर होगा भी तो नोट्स बता दूंगा आपको, लिख लोगे आप। वैसे वर्थ इट नहीं है कि हम अगली क्लास में लगाए, पर 10 मिनट का बस एक पेज लिखना बच रहा है, समझाने का नहीं है उसमें ज्यादा। पर नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा 10 मिनट उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स भी होगी और टैक्स भी, ठीक है बच्चे। चलिए तो यहां तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंट्स भी करेंगे